Hi, this is Pranav Goa Thakurta from EduTV, Bangalore, the first education channel in the country. We are working with more than 3,600 schools and 250 universities in the Indian subcontinent, Southeast Asia, Middle East, Africa, Europe, US, and Australia. Today, we have got a very important guest with us, and he's very famous in the education industry. He is Dr. Singh, Dr. Ranbir Singh. Presently, he's taking care of 1,050 schools of Karnataka. Prior to this, he was taking care of 1,500 schools of UP West and Uttarakhand. Sir is born and brought up in a place called Chakrata in Dehradun. He has been conferred the doctorate degree by OPJS University, Churu, Rajasthan. He has been awarded by World Book of Records, London. He has been also awarded Himalaya Ratna Awards. And our host today is Ms. Sonika Agarwal from Universal Business School, Karjat, Mumbai. They will have a conversation and we take it further from there. Thank you so much. Sonika Agarwal from Universal Business School, and today I am in conversation with Mr. Ranbir Singh, who is head of Karnataka CBSE schools. We welcome you, sir. It's an absolute privilege and honor to have you here with us today. I really look forward to having a conversation with you in understanding the impact and changing education so that all the society and its stakeholders that will help them. So allow me to ask you a few questions. Please. Yes. So, sir, I would like to understand that what, according to you, are the challenges that are being faced by school principals and teachers with the introduction of online classes due to this ongoing pandemic, then there being change in the introduction of NAP, and then being changed by CBSE into MCQ patterns. And what are the, how well these all stakeholders across the board have adopted this change? So we would like to hear your views on this, sir. धन्यवाद सोनिका जी। मैं ये मान सकता हूँ कि मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ मूल रूप से, और जब CBSE में 2002 में आया तो काफ़ी कुछ देखने को मिला स्कूल एजुकेशन में। इलाहाबाद रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, देहरादून रहा हूँ, नाउ आई एम हियर एट बेंगलुरु। और बेंगलोर में मैं इस बेंगलोर में कर्नाटका स्टेट के जो स्कूल्स हैं करीब 1050 स्कूल्स, जो कि मेरी यात्रा देवभूमि से चंदन की भूमि की है। मेरा अपना अनुभव कहता है कि जब हम विद्यालयी शिक्षा में काम करते हैं तो विद्यालयी शिक्षा में हमें उन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेना होगा जो हमारे कैंपस में हैं, और सारे सिस्टम को मजबूत करने के लिए उन बच्चों को इतना बेहतरीन तरीके से उनके पेरेंट्स के साथ उनकी काउंसलिंग करके उनके साथ जुड़कर और बच्चों की इस तरह नर्चरिंग करनी होगी जो कि वो एक बेहतर देश नागरिक बने। सबसे पहले देश के बेहतर नागरिक बने, बेहतर संतान बने, बेटा बेटी बने, अपने माँ बाप को केयर करें, ना कि हम इस तरह से उनकी व्यवस्था बनाएं और इस तरह का सिखाएं कि वो एक ATM मशीन की तरह बने, जो कि अभी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। कि आपने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आपने कहा कि विद्यालयों में किस तरह के काम होने चाहिए। आपने मुझसे पूछा कि भाई एक MCQ जो पैटर्न आया है, देखिए जब विद्यालयों में जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल है और जो पूरी व्यवस्था है, उसको कोई एक सिस्टम के तहत ले जाने के लिए और काम करने के लिए जब हम सोचते हैं तो प्रिंसिपल, टीचर्स, इन सब का कलेक्टिव एफर्ट्स, और साथ में मैं भी अगर CBSE के यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरा ऑफिस काम कर रहा है, तो हम सब के इतना सामंजस्य होना चाहिए कि जो बच्चा हमारे विद्यालय में क्लास 1 से लेकर 12 तक के लिए पढ़ने आया है, उस बच्चे को जिस दिन हम क्लास 1 की एंट्री के बाद से और क्लास 12 पास आउट करके निकले तो उस बात का एहसास दिलाएं कि मुझे यहाँ पे रहने के दौरान मेरी परवरिश बहुत बेहतरीन हुई, मेरी ज्ञान की वो पराकाष्ठा जागृत हुई, मेरे चेतना जागृत हुई, और मुझे शारीरिक और बौद्धिक विकास के साथ साथ मेरे आचरण में बदलाव आया, मेरे आचरण में ये विकास हुआ। तो ये सारी चीज़ें जब हम जोड़ के चलते हैं तब एक परफेक्ट इंसान की और उस व्यवस्था की बात करते हैं और उस नागरिक की बात करते हैं कि वो बच्चा आगे जाके, चूंकि विद्यालय शिक्षा से एकदम से वो हायर एजुकेशन में जाता है,
टेक्निकल एजुकेशन में जाता है, प्रोफेशनल एजुकेशन में जाता है, तो उसको वहाँ पर जो जाने के दौरान और उस हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन में काफ़ी सारा अभी भी गैप है, उसको समेटने के लिए और उसमें सब एक बेहतर अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए, उसको फिर एक नए पायदान पर खड़े होने के लिए जब वो पहुँचता है वहाँ पर, तो उसको फिर पीछे देखना पड़ता है कि मैंने जो सीखा था उसको मैं कैसे यहाँ अप्लाई करूँ। बहुत सही बात। अब रहती है बात कि भाई अभी वर्तमान समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का क्या इसमें रोल रहेगा। देखिए, आज़ादी से के समय से लेके और आज तक 75 वर्षों तक, सन 1948 की बात करें, 1968 की बात करें, 1986 की बात करें, और थोड़ा सा जो स्लाइड चेंज 2000 के बाद जो है आया है, और आज 2020 में जो NEP आई है, ऐसी सारी व्यवस्थाओं को देखने के बाद ऐसी क्यों जरूरत पड़ी देश को, या देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ऐसी क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें उस लोक विद्या, लोक संस्कृति, लोक भाषा और उस सारे सिस्टम को जो हमारी भारतीय संस्कृति, उस सनातनी व्यवस्था से लेके और आज हमारे सारे चीज़ों को लेके चलते हैं, और वो उसके ऊपर जाना होगा या उसके बारे में सोचना होगा। चूंकि हम एक उस व्यवस्था में जा रहे थे अपने आप को और अपनी धरातलीय स्थिति को खत्म कर रहे थे, तो उस बात के लिए वो प्राइमरी स्तर पे जो 10+2 का स्टेटस था 5+3+3+4 में बदल दिया, उसको जो बदल दिया, तो इसका मतलब हम जो बच्चे को जो शुरुआत में ही एक ऐसे जगह पे खड़ा कर दे रहे हैं जहाँ पे कि वो स्टार्टिंग में ही जो 3 साल का बच्चा वो आज पूरा मोबाइल ऑपरेट करना जानता है, पूरे सारा सिस्टम जानता है। और इतनी स्थितियां भी देखने को मिलती है कि कई बार हम हताश से महसूस करते हैं, माँ बाप भी हताश से महसूस करते हैं कि बच्चे को खाना खिलाना है तो उसको पहले कार्टून फिल्म दिखाएंगे और वो खाना खाएगा, तो उसको उस खाने का पता ही नहीं लगता कि उसमें टेस्ट है, ना कोई एहसास होगा, ना उसको खाना लग सकता, केवल उसको पेट भरने के लिए। इस सोच में परिवार के लोगों को भी आगे आना चाहिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, उनसे दादा दादी से, नाना नानी से एक बच्चे का जो लगाव है, वो इसीलिए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये सब जोड़ा गया है कि हम संस्कृति के साथ साथ, पारिवारिक व्यवस्था के साथ साथ उस व्यवस्था को सीखें जिस व्यवस्था से बच्चे का एक पूर्ण सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। आज देखिए, अभी पिछले 2 सालों से 3 सालों से आप देख रहे हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, और 2014 से कंटिन्यूटी में हो ही रहा है कि जब से ये सरकार आई है कि अभी रिसेंटली भी वीर गाथा प्रोजेक्ट एक आया। वीर गाथा पे हमारे बात आई, इससे पहले जनगण मन पे था, राष्ट्र के एक अभी अमृत उत्सव चल रहा है, राष्ट्र का अमृत उत्सव चल रहा है, उसमें सब बच्चों की भागीदारी। बच्चों को पता ही नहीं है कि हमारे देश में किन्होंने बलिदान दिया, क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था को इस तरह से बना दिया गया कि उसमें उसको पता नहीं रखने की उद्देश्य ही रहा कि भाई उसको पता नहीं रहेगा तो फिर वो हमारे देश को जानेगा ही नहीं। तो जिसको देश के मूल तत्वों को नहीं जानेगा, हमारी समाज की थाती माटी को नहीं जानेगा, तो वो कैसे आगे सोच पाएगा कि मेरा देश भी कोई है या मेरे माँ बाप कोई है। 5 जनरेशन की बात करते हैं, अगर किसी एक व्यक्ति को अपने 5 पीढ़ियों का पता नहीं है, उस संघर्ष का पता नहीं, 5 पीढ़ियों में क्या हुआ, तो उसको कैसे मान सकते हैं कि उसको किसी संघर्ष का पता रहेगा। तो 5 का नहीं भैया, तो 3 का तो पता रखो। सही बात है। अपने पिताजी और उनके पिताजी का तो पता रहे, तब तो हम कुछ जानेंगे कि हाँ ये जीवन सफल होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति इतना मजबूत व्यवस्था के साथ ये दस्तावेज हमारे पास आया है, और दस्तावेज नहीं कहूँगा मैं, ये जीवन की एक कुंजी है जी। और इसको लागू करने के लिए हर विद्यालय, हर शिक्षण संस्था और हर उस काम करने वाले व्यक्ति को, उन संस्थाओं में काम करने वाले व्यक्ति को आगे आना चाहिए। और उस आगे आने के बाद जब वो अपना कंट्रीब्यूशन दे, तो जो समाज को मैसेज जाए कि ये NEP कुछ हमें करके देगी 2030 तक और फिर 2040 तक जितने इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति से बदलाव आएंगे, तो ये देश समृद्ध होगा, इस देश में खुशहाली आएगी। अन्यथा हम इसी तरह की आओ भाव में घूमते रहेंगे, 7 समुंदर पार भेजने की चेष्टा करेंगे, बच्चों को ATM मशीन बनाने की चेष्टा करेंगे, भौतिकवाद की उस लालसा में भेजने की चेष्टा करेंगे, हम इनर वर्ल्ड को दबा देंगे और आउटर वर्ल्ड को सजाने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से यही सब जनमानस से भी अनुरोध है, और ये मेरा कहना भी है, सुझाव भी है इस चंदन की पवित्र भूमि से कि मुझे अगर यहाँ भेजा गया है और बेंगलुरु रीजन में कुछ काम करने के लिए भेजा गया है, तो शायद परमात्मा की असीम कृपा होगी कि मुझे यहाँ पे इस काम के लिए भेजा गया है। विद्यालय शिक्षा में जो मेरे से बेस्ट एफर्ट्स होंगे वो मैं करूँगा, परंतु हम जब तक सब कलेक्टिव एफर्ट से आगे नहीं आएंगे, 3 P, पेरेंट्स, पीपल और प्रिंसिपल,
पेरेंट्स के साथ माता पिता है, उसका परिवार है बच्चे का, प्यूपिल खुद बच्चा है, और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के साथ प्रिंसिपल और उनकी टीम है, सारी टीचर्स, जो जब तक 3 P नहीं जुड़ेंगे तब तक हम 300 को हासिल नहीं कर सकते, संस्कार, संस्कृति और सभ्यता। संस्कार, संस्कृति और सभ्यता की जब बात करेंगे तो देश हित में सोचेगा, समाज के हित में सोचेगा, तब वो अपने हितों के लिए, तो अपने लिए तो सभी जीते हैं, अपने लिए जिस जीव को जन्म मिला है वो अपनी रोजी रोटी कमाएगा, रोजी रोटी पूरी करेगा, परंतु अगर हम अपने जीवन के साथ साथ दूसरे की रक्षात्मक स्थिति को भी देखेंगे और सर्वोच्च है कि इंसानियत के तकाजे को मजबूत करेंगे, तो निश्चित है सारे जाति, धर्म, समुदाय सबको पीछे रख के हम केवल राष्ट्र की, देश की और अपने भारत की उस प्रकाष्ठा को मजबूत कर पाएंगे, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी सबसे अपील करते हैं, हर एक व्यक्ति से अपील करते हैं और दिन रात काम करते हैं। अगर देश का प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर सकता है तो भैया हमें 8 घंटे तो करना चाहिए, जो ड्यूटी आवर्स प्रिस्क्राइब्ड है। तो ये चीजें अगर हम लागू करते हैं तो निश्चित है लाभ मिलेगा, और एनईपी का तो लाभ मिलना ही मिलना है। निश्चित है इससे बेहतरीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस तरह की आई है कि इससे बेहतरीन पूरे विश्व भर में कोई शिक्षा, विद्यालय शिक्षा या शिक्षा पर कोई नीति हो नहीं सकती, जितना मैंने भी जाना इसको। बहुत सही बात कही सर, आपका मैसेज आई एम श्योर सभी जो प्रिंसिपल्स है, स्कूल है, वो ज़रूर सुनेंगे और इसको आगे जितने जल्दी हो सके 30 तक या 2040 तक इसको लागू करने का पूरा प्रयास है। और आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स जो है, जो बच्चे जो हैं, क्योंकि काफ़ी हद तक अपने घर तक सीमित हो चुके हैं क्योंकि उनको उस तरीके का इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो ज़रूर से इस एनईपी के थ्रू उनको आगे बढ़ने का अवसर ज़रूर मिलेगा। सर जब हम एनईपी 2020 की हम बात कर रहे हैं और उसके तहत जो योजनाएं आई हुई है जिस पे हम बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो क्या वो स्किल डेवलपमेंट उनके आगे के लिए, बच्चे पढ़ाई ज़रूर करते हैं, उनकी कॉलेज कंप्लीट होती है, डिग्री भी ज़रूर मिलती है, बट जब उनकी बात होती है आगे जाने की, आगे बढ़ने की, तो क्यों फिर भी हमारा जो देश है या हमारे देश के बच्चे वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं और उनको काफ़ी हद तक अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है वो फेस करना पड़ता है। तो ये क्या एनईपी इस चीज़ को कवर कर पाएगा? क्या वो स्किल्स पे फोकस कर पाएगा? इसमें मैं आपको एक तो पिछले उसमें आपका एक प्रश्न छूट गया था एमसीक्यू वाला। सीबीएसई ने जो अभी टर्म 1 और टर्म 2 की बात करी है, तो एनईपी ने कहा है कि सेमेस्टर सिस्टम, तो सीबीएसई ने उसको टर्म 1 और टर्म 2 दिया है नाम, और वो एमसीक्यू केवल अभी जो टर्म 1 में है उसमें एमसीक्यू है, और बाकी जो टर्म 2 में आएगा वो सिलेबस भी, वो सारा कुछ कोर्स भी और सारा डिजाइन करके वेबसाइट पे हमारा अवेलेबल है, और उसको थोड़ा सा और एलोबोरेट कर दिया गया, और उसमें ज़्यादा बर्डन बच्चों के ऊपर ना रहे। बच्चे सैद्धांतिक तौर पर परीक्षाओं से डरे नहीं, बच्चे इस बात को ना सोचे कि मेरा कोई बहुत बड़ी परीक्षा में कोई बहुत बड़ा कोई मेरा जीवन का मूल्यांकन इस तरह का हो रहा है कि जिससे कि वो आगे कदम बढ़ने की बजाय वहाँ पे रुक जाए या सहम जाए। तो एक ये सरल चीज़ जो एनईपी में देखने को मिली, तो एक तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न आपका था कि भाई क्या ये स्किल एजुकेशन को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, क्या इससे फ़ायदा होगा, या हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाने में या कहीं सफल नहीं हो रहे हैं तो उनको क्या इससे मुकाम हासिल होगा? मैं आपको 2-3 चीज़ों को क्लियर कर देना चाहता हूँ। इस टाइम पूरे विश्व भर में भारत की बौद्धिक क्षमता, भारत के लोगों के जो द्वारा जो योगदान दिया जा रहा है, वो चाहे रूस में है, चाहे अमेरिका में है, चाहे जर्मनी में है, चाहे इंग्लैंड में है, चाहे वो जापान में है, वो अविस्मरणीय है और अद्वितीय है। उसके वो हिंदुस्तान की उस छवि को इतना मजबूत कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम लोग मेहनत कश इंसान हैं, मेहनत कर लोग होते हैं, और हम लोग अपनी उस कर्म क्षेत्र की जो भी परिभाषित किया गया और जो भी उसकी गाइडलाइंस है उसमें इतना कुछ दे देते हैं कि हम हर एक व्यक्ति के नज़रों में आते हैं कि भाई ये इंडियन है, ये भारतीय है और ये बेहतर करता है। दूसरी बात स्किल एजुकेशन की बात, चूँकि भारत देखिए यहाँ पर 140 करोड़ 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, और प्रधानमंत्री जी तो उन सब के बीच में कहते भी हैं कि ये 60% युवाओं का देश है। पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा युवा शक्ति भारत के पास है, परंतु उस युवा शक्ति को हम चूँकि एक उपयोग जो कर सकते हैं सकारात्मक तौर पे वो नहीं कर पा रहे। उसमें हमारे कुछ क्षेत्रीय कारण हैं, कुछ सामुदायिक कारण हैं, कुछ हमारे भाषा के और क्षेत्रवाद और कुछ राजनीतिक कारण भी है, जिसकी वजह से कि हम उनको विकास नहीं कर पा रहे और उनको आगे नहीं ले पा रहे और उनको एक राह नहीं दे पा रहे कि भैया
अपना ही नहीं देश सर्वोच्च है। जी। अब कल परसों की घटना देखिए, तमिलनाडु में हमारे CDS सब श्री राउत सब नहीं रहे, और किस तरह से एक व्यक्ति ने पूरा जीवन सेना के लिए समर्पित कर दिया, और आखिर भी ये उन्होंने अपने शब्दों में कहा हुआ था कि मैं अगर सैनिक हूं तो मैं बलिदान के लिए हूं। जी। तो देश के लिए ऐसे लोग भी हैं। जी। दूसरी बात ये आती है कि भाई जब स्किल एजुकेशन की बात आती है, हम सेल्फ एंटरप्रेन्योर की तरफ जाते हैं, हाँ जी। अपने खुद के स्वरोजगार की उत्पत्ति की बात करते हैं। जब हम इन सब चीजों को लेकर चलेंगे और हम अपने तरफ से एक योग्य और उस योग्यता को हासिल करेंगे, छोटी सी क्लास में 10वीं तक पढ़ने के बाद या 12वीं तक पढ़ने के बाद हमारे पास उस विषय के ज्ञान है, तो मुझे धैर्य आएगा, मुझे कॉन्फिडेंस लेवल आएगा कि मेरा अपना विश्वास होगा कि मैं इस काम में जब जाऊंगा तो मुझे इसके बेसिक चीजें जानकारियां हैं बेसिक की, तो मैं इसको कर लूंगा। हाँ जी। तो इसलिए ये स्किल एजुकेशन को बढ़ाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि वोकल और लोकल की बात करते हैं और लोकल और वोकल की बात करते हैं, कि हमें स्थानीय चीजों को बढ़ाना चाहिए। दूसरे के ऊपर आश्रित क्यों रहे हैं? हाँ जी। दूसरे के ऊपर आश्रित रहने का मतलब है कि जिस दिन हम दूसरे पे आश्रित होकर काम करेंगे, अगर दूसरे ने उस दिन दूसरे ने वो सामान देना बंद कर दिया तो हम भूखे बैठे रहेंगे क्या? तो इसलिए ये स्किल एजुकेशन को इसलिए लगाया गया है और इस पर जोर दिया जा रहा है कि हम स्वावलंबी बने, हम अपने देश में ही अपने उत्पादों को मजबूती से लेके आए, और ग्रामीण स्तर पर, चूंकि ये देश ग्रामीण पृष्ठभूमि का है, हर गांव में कुछ ना कुछ है, हर उस ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी संपदाएं हैं, चाहे वो आप दवाइयों की ले लीजिए, चाहे आप किसी खनिज से ले लीजिए, और किसी भी तरह से ले लें, वो इतनी व्यवस्था पूर्वक और मजबूती से अवेलेबल है, परंतु उसको जानने वाला कोई नहीं। मैं उत्तराखंड से हूँ, देवभूमि से हूँ। पहले जमाने में, आज से 50 साल पहले, जो गांव के बड़े बुजुर्ग होते थे, वो बहुत सारी इवन दो जो ये सांप का जो विष निकालने की दवाइयाँ, कोई किसी को तकलीफ हो गई थोड़ी बहुत भी गांव में, तो उसकी दवाई के जंगलों से लेके आते थे। आज वो चूंकि वो नॉलेज ट्रांसफर नहीं हुई, वो ज्ञान आगे ट्रांसफर नहीं हुआ, तो इसलिए वो आगे पीढ़ी में जानकारी नहीं मिली। तो जब जानकारी नहीं मिलेगी तो फिर वहां पे वो ब्लॉक हो जाएगा, और आगे लोग उसको फिर घास पत्ती समझेंगे, उसको नहीं पता कि ये मेडिसिनल प्लांट है। तो यही चीज स्किल एजुकेशन में, कि स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना, स्थानीय स्तर पर हमारे देश के अंदर ही उत्पाद हो, हमारे देश के अंदर ही लोग अपनी व्यवस्था के तहत सब छोटे से छोटी यूनिट्स को विकसित करें और तब आगे बढ़ें। जैसे कि आज चाइना है, हर घर में कुछ ना कुछ बनता रहता है, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट में, इनोवेशन में लगा रहता है। जापान है, उनकी यहाँ भी यही। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास तो 60% युवा शक्ति है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे हैं जिनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, वो सब पूरा त्याग कर रखा है। हमारे उत्तराखंड से कितनी विभूतियां हैं जो कि देश में काम कर रही है, और ईमानदारी से। उत्तराखंड के लोग कोई सुंदरता की वजह से थोड़ी ना रख रहे हैं उनको उस क्रमशीलता की वजह से साथ में रखा जा रहा है। और प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से लेकर, और इवन दो उत्तर प्रदेश के इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मूल निवासी है, और कैसे चला रहे हैं आपको भी पता है। तो मेरा मानना यह है कि जब हम अपने इस दिमागी और बौद्धिक क्षमता के ताने बाने को मजबूत करेंगे और स्थानीय स्तर पर विकसित करेंगे, वोकल फॉर लोकल, तो वो निश्चित है उसकी सफलता मिलेगी। और इसलिए स्किल एजुकेशन बहुत जरूरी है, और स्किल एजुकेशन ही एक इस नई शिक्षा नीति में ऐसी बेहतरीन प्रणाली है कि हमारे देश के उस गरीब से गरीब व्यक्ति को भी मजबूत करेगी, और हर व्यक्ति अपनी गरीबी के उस शब्द से ऊपर निकल के आएगा और देश के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, अपने लिए प्रगति के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, और अल्टीमेटली देश हित की रक्षा में काम करेगा। बिल्कुल सही बात कही सर, बिल्कुल सही बात कही। सो सर, क्या NEP और जितने भी चेंजेस ये सारे पैटर्न में हैं, तो क्या हमारे भारत के सारे स्कूल्स, बड़े से लेके छोटे, वर्ल्ड स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, पब्लिक स्कूल, क्या उस तरीके से उसमें फैसिलिटीज़ या इंफ्रास्ट्रक्चर, या किस तरीके से एक स्कूल को अपनी सारे फैसिलिटीज़ को बराबर से रखना चाहिए ताकि वो बढ़ चढ़ के NEP को फॉलो कर पाए? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका ये, और बहुत मजबूत प्रश्न भी है, और इस सैद्धांतिक तौर पे इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए ये जरूरी भी है। देखिए, समस्या कहाँ पर है? समस्या है कि हम आज बाहरी चकाचौंध को देखते हैं, बाहरी चकाचौंध पे जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, सुबह एक साइट है, उससे हम एक पोस्टर डाउनलोड करते हैं, उस पर तमाम फूल पत्तियां हैं, कुछ स्लोगन्स लिखे हैं, और उसको हम दूसरे को भेज देते हैं।
दूसरे ने तीसरे को भेजा, दूसरे ने देखा कि ये तो पहले मैं पढ़ चुका हूं, उसने उसको वहीं ख़त्म कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया। अब ऐसे ही चीज़ें हैं कि जो हमने अपना थॉट प्रोसेस क्रिएट करना था वो हमने बंद कर दिया और हमने केवल एक नकल किए हुए को आगे चिपका दिया और भेज दिया। हमने अपने तब तक अपने आंतरिक विचारों को नहीं निकालेंगे, अंदर की सोच को नहीं निकालेंगे, जब तक हम खुद से काम नहीं करने की ललक नहीं लाएंगे, तब तक जो मर्जी जिस मर्जी व्यवस्था में काम करेंगे, व्यवस्थाएं बनती रहेंगी, सरकारें बनती रहेंगी, तब तक कुछ हो नहीं सकता। अब रही बात दूसरी कि हम कहीं यात्रा पे जाते हैं। अब देखिए, आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। हम कहीं यात्रा पे जाते हैं, घूमने में जाते हैं और परिवार के साथ जाते हैं। जब तक वो यात्रा पूरी भी नहीं होती और हम वापस भी नहीं पहुंचते, उससे पहले हम अपनी फेसबुक और व्हाट्सएप और सारा सोशल मीडिया अपडेट कर देते हैं और लोगों को दिखाते हैं, साहब देखिए मैं मसूरी में हूँ, मैं नैनीताल में हूँ, मैं कोयम्बटूर में हूँ, मैं तमिलनाडु के इस क्षेत्र में हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही बात। ये क्यों लोगों को दिखाते हैं भाई? बिल्कुल सही बात। किस लिए? सोशल स्टेटस, केवल अपने उस बनावटी जो आडंबर वाली व्यवस्था में कि आउटर वर्ल्ड को से और अंदरूनी हमारे मन में कितना क्या चल रहा है उसको हम समझते नहीं, उसको हम दबा देते हैं। हम अपने आंतरिक मन से कितना एक गरीब का आदर करते हैं, कितना एक गरीब को मदद करते हैं, वो नहीं है। परंतु जहां पे 4 कंबल बांटने वहां फोटोग्राफर और प्रेस मीडिया वालों को बुला लेंगे। अब यही हमारे सिस्टम में जब धारण कर रूप एक सामाजिक ताने बाने का रूप धारण कर रहा है, तो फिर कहां से ये चीज हो पाएगी? हर व्यक्ति उसी ईगो और एंगर और एरोगेंस में जी रहा है कि मुझे तो अपने आप को चकाचौंध में रखना है, तो वो दूसरे के आगे, क्योंकि हमने उसको सोशल स्टेटस बना दिया, एक बढ़िया से उसको सामाजिक प्रतिष्ठा का बना दिया कि भाई ये तो यार इतना बड़ा काम करता है। भले ही वो जो 20 कंबल दे रहा है और एक आदमी 200 कंबल दे रहा है, तो उसमें वो 200 वाला बेचारा कहीं किसी को बोल नहीं रहा, गरीब को क्या ना किसी समाज में बता रहा है, और 20 वाला जो पूरा चकाचौंध कर रहा है। तो जब तक हम उससे दूर नहीं होंगे, जब तक हम इन चीज़ों से अलग नहीं होंगे, तब तक उस समाजवाद की परिभाषा को नहीं समझ पाएंगे, तब तक एकीकरण नहीं हो सकता। शिक्षा में इतना सारा, अमीर के लिए दूसरी तरह की शिक्षा है, गरीब के लिए दूसरी तरह की शिक्षा है, और एक अगड़े के लिए दूसरी तरह की शिक्षा है, एक रिजर्वेशन वाले के लिए दूसरी तरह। क्यों इस तरह की शिक्षा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर हम होल हार्टली स्वीकार करेंगे, हमारे देश में इतनी संपदा है, बौद्धिक संपदा है, इतनी ज्ञान की संपदा है और इतने संसाधन है और इतनी पुराना इतिहास है, कई हजार वर्ष का, 5200 वर्ष पहले की तो श्री कृष्ण की बात करते हैं, भगवान जी की। खुद धरती पे आगे श्रीमद् भागवत गीता का जो ज्ञान हमारे को मिलता है वो इंसानियत का ज्ञान है। तो जब उतना सब कुछ हमारे देश का और पूरा सनातन विश्व था और भारत का इतना बड़ा साम्राज्य था, और जिनको हम राणा प्रताप जी, बरानी झांसी, इन सबको खो चुके हैं और बाकी चीज़ों को ऐसे को ले आए जो कि एक बनावटी दुनिया के लोगों को हमने दिखा दिया और उसको हम पढ़ा रहे हैं कोर्स में। तो इससे जब तक हम निजात नहीं पाएंगे और जब तक हम सही बातों को नहीं बताएंगे, तब तक वास्तविक रास्ता कैसे मिलेगा? और इसके प्रकाश लेने के लिए अगर प्रधानमंत्री जी ये मुहिम कर रहे हैं, तो हमें उसमें सहयोग करना चाहिए, हमें उसमें आगे आना चाहिए, और तभी एक व्यवस्था बनेगी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति संभवतः मैं मान के चलता हूँ आने वाले भविष्य में इस बात को भी बताएगा कि एक व्यवस्था हो, भाषाई तौर पे हर राज्य अपनी भाषाएं, हर परिक्षेत्र में अपनी भाषाएं हो, परंतु ज्ञान के तौर पे और एक संपदा के तौर पर और एक उस विषय की योग्यता के तौर पे जो हमारे बाकी विषय हैं वो समरूप हो पूरे देश भर में। हर राज्य की शिक्षा नीति और पूरे सरकार की, भारत की शिक्षा नीति एक जैसी हो, जिससे कि कोई कभी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जिससे कि कोई कभी किसी में आपस में जो है अंतर्द्वंद ना हो, और इस बात की सोच ना हो कि ये फलाने इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के आया और ये व्यक्ति गांव से पढ़ के आया। देखिए, मैं तो हिंदी मीडियम की व्यवस्था से पढ़ के आया, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की व्यवस्था पढ़ के आया। ये एप्पल की जानकारी क्लास 6 में मिली, परंतु आज दावे के साथ कह सकता हूं, जिस रीजन में काम किया और इंग्लिश मीडियम के स्कूल से देख रहा हूं, तो दावे के साथ कहता हूं कि सबसे बेहतरीन काम करके देता हूं और मैक्सिमम डिवोशन रहता है, मैक्सिमम डेडिकेशन रहता है। परंतु मैं ये बोलता हूं कि क्या हम सब लोग उसमें को सोचते हैं? हम पहले एक बार शुरुआत करते हैं अंग्रेजी के 4 शब्दों से, उसके बाद अपनी क्षेत्रीय भाषा की भी छींचा लेदर कर देते हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं? जो पराई भाषा है, जो पराई चीज है, वो कैसे अपनी हो सकती है? वो तो पराई ही रहेगी भैया। अपनी मातृभाषा, चाहे वो क्षेत्र में मैं कन्नड़ की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं हिंदी की बात कर रहा हूँ, चाहे मैं संस्कृत की बात कर रहा हूँ, जिस परिक्षेत्र में जो है वो अपनी मातृभाषा को स्वावलंबी बनाए और पूरे देश की भाषा हिंदी को मजबूत करे। तब हमारी पहचान बनेगी। जब हम अपने राष्ट्र की बात करेंगे, तो जब हम हिंदुस्तानी और हिंदी की बात करें, तब हम हिंदुस्तानी होंगे और बाहर जाके दावे के साथ हमारा प्रचंड लहराएगा और हमारी मजबूती आएगी। हमारी सेना इतनी मजबूत है, हमारे
संविधान इतना मजबूत है, हमारी व्यवस्थाएं इतनी मजबूत है, फिर कमियां कहाँ पर है? तो एक आदमी कोई क्लोन बन के तो पूरे देश में घूम नहीं सकता। व्यवस्था बनती है, उस व्यवस्था को इम्प्लीमेंट करने के लिए सब स्टेप्स बने हुए हैं और सब मशीनरी, और उस सब व्यवस्था में कंट्रीब्यूशन के लिए हमारा रोल है, हर एक का अलग अलग रोल है। तो उस रोल को अगर बखूबी निभाएं तो कहाँ कमी है? इस देश में तो बहुत कुछ है, ये तो भगवान का देश है। यहाँ पे पूरे विश्व भर में क्यों और जगह जो है किसी भगवान का अवतरण नहीं हुआ? क्यों और किसी पार्ट में ब्रह्मांड के किसी भूमि पर भगवान ने जन्म नहीं लिया? क्यों हिंदुस्तान में ही जन्म लिया? तो इसलिए जो है ये तो देश ऐसा है कि यहाँ पे तो बहुत कुछ है, परंतु हमें समझना पड़ेगा। सोने की चिड़िया भी है, और आप मान के चलिए कि इस देश की जो व्यवस्था है वो बाहर के लोग समझ रहे हैं, वो अपना रहे हैं जी, परंतु हम उसको भूल रहे हैं। अभी आप देखिए आने वाले समय में अगर यही चलता रहा और लोगों ने इसको समझा नहीं, अभी जो मुहिम हमारे राष्ट्र के नेतृत्व करने वाले हमारे व्यक्ति जो एक निष्काम भाव से काम कर रहे हैं, निष्पाप भाव से काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं, अगर हमने उनकी इस चेतना को नहीं समझा, मुहिम को नहीं समझा, तो आने वाले समय में देख लीजिएगा थोड़े कुछ ही सालों बाद आपको कथा कराने के लिए भी जर्मनी या जापान से किसी को, इटली से या इंग्लैंड से किसी पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी संस्कृति को सीख रहे हैं, हमारे सारे सिस्टम को जान रहे हैं, हमारे सारे चीज़ों को अपना रहे हैं, और हम जो है उस पाश्चात्य व्यवस्था को, जिसको कि आज हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चर, हमने संस्कृति बना दी, जबकि वो संस्कृति नहीं है, वो केवल एक हेरेसमेंट है। तो उसको अपनाने की बात कर रहे हैं, और ये बिल्कुल निश्चित है। 5200 साल पहले श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोक्स में आप देखिएगा, भगवान जी ने कहा था कि आने वाला कलयुग कैसा होगा, आने वाला कलयुग ऐसा होगा कि जिसमें कि पुरुष लंबे केश रखेंगे, आने वाला कलयुग ऐसा होगा जिसमें कि केवल जो पारिवारिक तौर पे जो शादियाँ, वो केवल एक लिव इन रिलेशन की बात जो करते हैं, उस तरह के जीवन आएगा। तो इस जीवन को हम कैसे तोड़ सकते हैं? जब हम उस व्यवस्था को समझेंगे, उस संस्कृति को अपनाएंगे, उस श्रीमद् भागवत गीता के एक एक बिंदु को देखेंगे और पढ़ेंगे, तब श्री रामायण, रामायण, श्रीमद् भागवत गीता और क्या क्या ग्रंथ नहीं है यहाँ पर, और किस तरह के मनु ने क्या कहा था, वेद व्यास जी ने क्या, भगवान वेद व्यास ने क्या कहा, इस तरह के तुलसीदास जी ने क्या कहा, कबीर दास जी ने क्या कहा, इतनी सारी कुछ है। और इस देश में और देखिए कितने मजबूत लोग रहे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी जैसे, कि पूरी व्यवस्था को उस समय पूरा सब कुछ अलग होने के बावजूद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करी। किस कठिन परिस्थितियों में करी, ना फंड से ना कुछ है, और उसके बावजूद भी एक जज्बा लगे। तो क्या ये पूरे बनारस परिक्षेत्र में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ही रहे होंगे? ऐसा नहीं। अगर देश की आज़ादी में गांधी जी ने लीड किया है, तो क्या उसमें देश में और लोग नहीं थे क्या? सब लोग थे, परंतु लीड करने की जो आगे प्रवृत्ति है और जो हमें सुधारवाद के लिए अग्रणी रहना है, तो उसके लिए आगे आना पड़ेगा। इतने प्रधानमंत्री हैं, क्यों आज जन जन के नाम जबान पे मोदी जी का नाम है? इतने राष्ट्रपति जी है, क्यों जो है कलाम साहब को याद करते हैं? इतने लोग और देश में रहे, क्यों हम कुछ ही लोगों के नाम लेते हैं? क्योंकि उन्होंने लीड किया, उन्होंने एक दिशा दी और उन्होंने एक लोगों को सोचने की क्षमता दी है, और उन लोगों को कहा कि मजबूर किया कि भैया इस बिंदु को देखो, नहीं तो सफल नहीं हो पाओगे। फिर तो हमें देश के लिए कुछ करना होगा, हमें सोचना होगा कि ये देश आगे कैसे बढ़े, हमें सोचना होगा कि इस देश में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ तक हो। अंश मात्र भी एक कंट्रीब्यूशन कर दीजिए, वो कहीं ना कहीं आगे काम आएगा। नहीं तो फिर क्या है? फिर तो इसी चकाचौंध में आएंगे, चले जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाएंगे। अगर अशोक सम्राट, अशोक महान कहलाए तो तब कहलाए जब उन्होंने वो हिंसा त्यागी। अगर कोई भी व्यक्ति इस व्यवस्था में आगे आकर काम करने की चेष्टा से और उस समाज को एक दिशा देने की चेष्टा से काम करेगा, तो कोई भी किसी भी समाज से, समुदाय से, जाति व्यवस्था से हो, वो हमेशा अग्रणी रहेगा। कलाम साहब को देख लीजिए जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अपनी पढ़ाई लिखाई से लेकर और किस तरह से उन्होंने कैसे संघर्ष किया, और उसके बाद किस तरह से विश्व के एक बेहतरीन मिसाइल मैन और फिर देश के राष्ट्रपति, और हर व्यक्ति की जुबान में बच्चा कलाम साहब। तो इसलिए जो है ऐसे करेंगे तब तो कुछ होगा, बाकी तो अपनी चकाचौंध तो सभी दुनिया में निभा लेते हैं। तो मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि हम बहुत बेहतर करें, अच्छा करें, अपने आप को पारदर्शी रखें, अपने आप को थोड़ा सा चरित्रवान भी रखें, अपने आप को मजबूत रखें, और अपना विश्वास तभी बनेगा जब हम देश के विश्वास के लिए काम करेंगे, जब हम उस मातृभूमि से जुड़े रहेंगे। जिस व्यक्ति ने
अपनी देश की, अपनी जन्मदात्री भूमि को, अपने गांव की उस भूमि को छोड़ा, वो भले ही चाहे अमेरिका में सेटल हो जाए, वहाँ सेटल होने के बाद सिटीजनशिप भी ले ले, पर वो कहलाएगा भारतीय, इंडियन ही कहलाएगा। और दूसरी बात ये है, उसको एक बार में तो उसको जरूर उस हवा में उड़ने के लिए चांस मिलेगा, परंतु फिर उसके बाद जब वो मिट्टी उसके साथ संपर्क छोड़ देगी तो वो एक दिन सूख जाएगा, और फिर सूख जाएगा तो फिर वापस धरातल में ऐसा गिरेगा कि उसको वो जमीन अपनाएगी नहीं। तो इसलिए मेरा सीधा मानना है कि हमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमें हर व्यक्ति को, देश के हर नौजवान को, हर उस शिक्षाविद को, हर उस प्राणी को, हर उस जनमानस को, मातृशक्ति को, पितृशक्ति को, आज किसी ना किसी तरह जो आने वाली जनरेशन है उनको बेहतर मार्ग दें, भौतिकवाद की लालसा को थोड़ा सा कम करें और देश हित को और जनहित को और इंसानियत को सर्वोच्च रखें, तो सफलता। बिल्कुल। सर, हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है कि आपसे इतना कुछ सीखने को धन्यवाद। मिल रहा है। जी, थैंक यू जी। सर, आगे मैं और आपसे समझना चाहूँगी, आप बच्चों को, जैसे बच्चे अभी शायद 2 से या 3 साल हो गए कि बच्चों ने स्कूल नहीं गए हैं, एब्सोल्युटली नो कनेक्ट प्रिंसिपल से, टीचर से, फैकल्टी से, अपने खुद के क्लासमेट से, और अब ये ट्रांजिशन फेज आ चुका है उनका कि वो अब अपना स्कूल छोड़ के अब वो प्री यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, जो कि उनका एक बेस होगा, एक फाउंडेशन होगा। तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, पेंडेमिक आया जी, हम जब कोविड की बात करते हैं तो कोविड जब आया तो हमें भी बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, परंतु जब जाना सोशल मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, फिर कुछ देखा, पीछे देखा तो 102 साल पे 1918 में भी पेंडेमिक आया था। उस समय जो है स्पेनिश फ्लू जो आया, कितने लोग, उस समय तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि 12 करोड़ लोग पूरे संसार से चले गए और 2 करोड़ तो हिंदुस्तान से चले गए थे। अब आज पूरी तरह से देखिए, तकनीकी के तौर पे, मेडिकली, साइंटिफिकली सब कुछ हम विकसित है, और वैसे ऐसे देश विकसित मजबूत, अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, परंतु तराई मच गई, चाइना, और हालत खराब। अब हिंदुस्तान की बात भी लेते हैं, या तो हम इस 135 करोड़ के देश में उस शिक्षा व्यवस्था को बंद कर दें, लॉकडाउन कर दें सारी चीज़ों का, या फिर हम उसको चलाए रखें। तो विकल्प के तौर पर हमारे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान है, और टीचर्स भी एक प्रहरी के तौर पर रहे कि उन सभी टीचर्स ने, प्रिंसिपल्स ने इस व्यवस्था को जिंदा रखा, और अपने जिस मोबाइल को हम परमिट नहीं करते थे स्कूल में, उस मोबाइल का सहारा बनाया, और उस इंटरनेट से हमने बच्चों के साथ अपना जुड़ाव रखा और उनको इंगेज करके रखा। हम उनको धन्यवाद देते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे सीबीएसई का अधिकारी होने के नाते मैं बहुत शुक्रगुजार हूं टीचर्स का, और उनके उस व्यवस्था में कि खुद उस फियर में जी रहे थे, डर भी था, परंतु उन्होंने बच्चों से अपनी कनेक्टिविटी, दूर से दूर ऐसे स्थान पे बच्चे को कुछ ना कुछ कनेक्ट रखा। परंतु ये विकल्प है, सकल्प नहीं है। विकल्प को कुछ दिन के लिए होता है, अल्टरनेट अरेंजमेंट थोड़े पीरियड के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता, इसलिए उसको अल्टरनेट कहा जाता है। अब रही बात कि इस पीरियड में जो बच्चे लोग विद्यालयों से फिजिकल प्रेजेंस में नहीं थे, और अब धीरे धीरे अब रेगुलराइज हो रहा है, वो अब हायर एजुकेशन में चले गए या कोई टेक्निकल एजुकेशन, उनके लिए तो उनको थोड़ा सा ये संघर्ष का दौर रहेगा, समझने के लिए, सोचने के लिए। परंतु ऐसा नहीं हो सकता कि उनके लिए, क्योंकि उनके साथ जो दूसरे भी आ रहे हैं वो भी उसी पीरियड, उसी समय के लोग आ रहे हैं, तो उनको हमें जो हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में जो लोग टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, सीनियर एजुकेशनिस्ट हैं, उनको कंफर्ट जोन देना होगा, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना होगा, नर्चर करना होगा इस हिसाब से कि वो और अच्छा सा प्लेटफॉर्म उनका बने, और वो पिछली बातों को, उस दुख को भूलें और आगे बढ़ने की चेष्टा से आगे बढ़ें। इस मोबाइल को, इस इंटरनेट को, ये केवल विकल्प है। जो व्यवस्था फिजिकल प्रेजेंस में और बच्चे को ज्ञान से लेके, खेल कूदने से लेके, टीचर से बिल्कुल क्लासरूम में मिलती है, वो व्यवस्था कहीं नहीं मिल सकती। हम जो मर्जी कर लें, परंतु उस व्यवस्था से जो मजबूती मिलेगी, उससे शारीरिक विकास होगा, बौद्धिक विकास होगा, और संस्कृति, सभ्यता और संस्कार से भी उसको विकसित माना जाएगा, आचरण से भी। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है, और उसमें भी सहयोग करना चाहिए। आपके माध्यम से मेरी सब पेरेंट्स से भी अपील है, बिल्कुल आप प्रिकॉशंस लें, कोविड से बिल्कुल सावधानी बरतें, जितने सावधानी के लिए मानक निर्धारित है उनका प्रयोग करें, और अपने बच्चों को आगे आने दें। अब उनको डराएं नहीं, ऐसे मत डराएं कि कोविड कोई भूत, ऐसा नहीं, उनको आगे आने दें, थोड़ा सा मजबूत रखें और निगाह रखें, क्योंकि बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीनेशन का इतना है नहीं, परंतु देखिए 100 करोड़ से ऊपर वैक्सीनेशन हो चुका है हिंदुस्तान में, तो अभी कोई ऐसे डरने वाली बात, सारी चीज़ें अब स्मूथ हो रही है। अगर कोई
भी बातें समाज में आती तो उसको बिना किसी सोच समझ के या बिना किसी उसकी ऑथेंटिसिटी के नहीं आगे डरें उससे और ना औरों को डराएं। तो मेरा मानना है कि अगर हम बच्चों को अब फिर से दोबारा से उस दूरी में लेंगे तो हम भूल जाते हैं पिछला समय, और बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं और फिर आगे की नीति बनाते हैं। तो ये बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। और विकल्प को स्थायी ना समझें, विकल्प ही होता है। तो विकल्प के मोबाइल केवल विकल्प है, इंटरनेट की फैसिलिटीज हमारी विकल्प है, वो उससे जुड़ें, उससे सुविधाएं लें अपना समय बचाने के लिए। इंटरनेट से जुड़ें, हर बच्चे को जोड़ें, परंतु उस पर नजर भी रखनी चाहिए कि कर क्या रहा है। तो ये जरूरी है। जी, बहुत सही बात कही सर। फिजिकल एजुकेशन का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जो इंटरनेट है वो ज़रूर, या फिर जो मोबाइल के थ्रू एजुकेशन हो रहा है वो ज़रूर आज के डेट पे ऑल्टरनेट है, बट जो फिजिकल एजुकेशन में जो बच्चों का ग्रोथ होता है वो उसका कोई तोड़ नहीं है। जी सर, जैसे बच्चे अब आगे जा रहे हैं, उन्हें अब यूनिवर्सिटी चूज़ करना है। हमारे देश में या विदेश में हम अब बच्चों के पास इतने ज़्यादा ऑप्शन हैं कि वो सही चुनाव कई बार नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि कुछ ऐसे बातों का जो ध्यान रख पाएँ बच्चे अपने ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी को चूज़ करते समय, ताकि उनका चुनाव, उनका सिलेक्शन कुछ हद तक सही हो? इस प्रश्न के उत्तर में मैं बहुत एक अपील करूंगा आपके माध्यम से पेरेंट्स से। मैं इसमें सुझाव पेरेंट्स को देना चाहूँगा कि अपने बच्चे की उस योग्यता को देखें, उसका इंटरेस्ट किस में है, उसके आकर्षण किधर की तरफ है, वो करना क्या चाहता है, ना कि उसको अपनी मजबूरियों को थोपें कि अगर मुझे डॉक्टर बनना था तो ये डॉक्टर नहीं बन पाया तो इसको मैं डॉक्टर बनवाऊं। वो उसको देखें पहले, उसके बाद तमाम रास्ते खुले हुए हैं। और बिल्कुल निश्चित होकर ये मान के चलें कि आज तो जिस जगह भी आप बैठिए और जिस जगह पे भी आप खड़े होइए और जिस जगह पे आप जाना चाहते हैं उस जगह से दुनिया की शुरुआत होगी और उस यात्रा की शुरुआत होगी। कलाम साहब ने कहा है कि आप यात्रा शुरू तो करिए, जहाँ तक दिखाई दे रहा है, जब वहाँ तक शुरुआत करने के बाद वहाँ तक पहुँचोगे तो उसके बाद अगला रास्ता भी मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने बेटी का उदाहरण दे रहा हूँ। मेरी बेटी 2020 में होली में घर आई, आज 21 खत्म हो रहा है। मिरांडा हाउस नहीं जा पाई दिल्ली यूनिवर्सिटी, घर से ही कर रही हैं। तो 2 साल वो घर पे ही रही। अन्यथा 2 साल में अगर ये पेंडेमिक ना होता, ये हमारे पास ये घटना ना आती और ये इस तरह की चीज़ें ना आती कोविड की, तो वो अभी तक अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रही होती। वहाँ अपना दिल्ली में रह के कुछ चीज़ें और एक्सपोजर मिलता। घर की उस 4 दीवारी में बंद गया बच्चा, अब उस 4 दीवारी में रोज की घर की चीज़ों पर देख रहा है, उसको एक्सपोजर खत्म हो गया, उसका एक्सपोजर रुक गया, उसका आगे बढ़ने का रास्ता रुक गया। परंतु अभी बच्चों के लिए उसमें हताश नहीं होना चाहिए। बच्चों को अपने सारे रास्ते खोजने होंगे और उन रास्तों को खोजने के बाद उस रास्ते पे जिस रास्ते पे जाना चाहता है उसको खोजने के बाद अपने माँ बाप से सलाह मशविरा करके और उस रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए एक अपना संतुलित सोच के तहत कि मुझे ये आगे कहाँ ले जाएगा, किस तरह से मैं इससे अपनी प्रगति कर पाऊंगा, किस तरह से मैं इससे अपनी इस प्रगति से फिर देश के लिए सोच पाऊंगा, किस तरह से मैं इस प्रगति और इस देश के साथ साथ अपने माँ बाप के लिए एक संतान के तौर पर, एक बेटी और बेटे के तौर पर, अच्छे बहू के तौर पर, अच्छे पति के तौर पर, पत्नी के तौर पर किस तरह से मैं और कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, जो कि आगे के जो जनरेशन है उनको कभी ऐसा अवसाद ना देखने को मिले कि मैं बेहतर करूं तो बेहतर परिणाम आएंगे। ये मैं निश्चित बोल रहा हूं कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटेंगे। बीज आप उल्टा डालिए या सीधा डालिए, उसको तो उगना ही है। तो इसलिए हमें अपनी सोच को पहले मजबूत रखना होगा, अपने दृष्टि को ठीक रखना होगा, अपने विचारों को ठीक रखना होगा, अपने उस अहंकार, ईगो, एंगर, एरोगेंस, क्रोध, ये सारे चीज़ को त्याग कर एक सच्ची भावना से इस मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ जन्म को चरितार्थ करने के लिए कंट्रीब्यूट करना होगा, तभी एक सफलता मिल सकती है। बिल्कुल सही बात कही सर। सर हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद, बहुत बढ़िया, के लिए आपका थैंक यू। टाइम निकाला। 2 लाइन आपके लिए सर कहना चाहूँगी कि नेल्सन मंडेला जी ने बात कही थी, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। और आपने भी पूरी हमारी जितनी वार्तालाप आपने सिर्फ उस पे ही बात की है। मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति हूँ। आज भी मैं घर से जुड़ा रहता हूँ। मेरा प्रातः जो शुरुआत होती है 5 बजे, 5:30 बजे, वो घर के लिए, मेरे घर का परिवार का एक ग्रुप है, उसके ऊपर मैसेज देने से, प्रोत्साहित करने वाले मैसेज देने से, फिर शाम को जो मैं
अपने बिस्तर पे सोने के लिए जाता हूँ तो उस समय मैं ये सब 1 घंटा पहले अपना सारा मोबाइल वगैरह ये सारा बंद कर देता हूँ। उसके बाद अपने इत्मीनान से 1 घंटा कूल रहकर घर से अपनी अपडेट लेता हूँ, क्या काम रहा आज का। हम 6 भाई हैं, हमारा एक संयुक्त परिवार है और उस उत्तराखंड की उस देवभूमि से बिलोंग करता हूँ, उस पहाड़ी जगह से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे कि कोई ना गाइड करने वाला था, ना कोई बताने वाला था, ना पेरेंट्स इतने समझदार थे, ना पढ़े लिखे थे। परंतु अगर उसके बाद भी 4 डिपार्टमेंट में काम करने के बाद मैं केंद्रीय शिक्षा व्यवस्था में काम कर रहा हूँ, तो ये उस देवभूमि की चेतना है, उसका आशीर्वाद है, माँ बाप का आशीर्वाद है, वहाँ के गुरुजनों का आशीर्वाद है। उत्तराखंड उस हिमालयी परिक्षेत्र का, हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर और इधर सारा जो हिमालयी परिक्षेत्र के राज्य है, उसके बारे में भगवान वेद व्यास जी ने अपने पुत्र के साथ उस ऋग्वेद की संरचना के दौरान ये शेयर किया था कि हिमालयी परिक्षेत्र में जो मनीषी रहते हैं वो भी देवताओं के समान है, और वो देव स्वरूप इसलिए कि ये देवताओं और मनीषियों की भूमि है। जी बिल्कुल सही। मतलब मनीषियों का मतलब मनुष्य तो सब जगह रह रहे हैं, परंतु वो मनीषियों की भूमि इसलिए कहा गया कि वहाँ के लोग इतने भोले भाले हैं और इतने कर्मशील हैं और इतने नेक नियत के हैं, इतने नेक परिचय से हैं कि वो कभी किसी का अपयश नहीं कमाएंगे, बुरा नहीं करेंगे। तो मेरा भी आपके माध्यम से यही सब लोगों से अपील है कि हमारे ऋग्वेद जो सबसे पहला वेद है, हमारी संस्कृति, हमारे जो जितने ग्रंथ हैं और किसी भी धर्म से, किसी भी व्यवस्था से जो ग्रंथ बड़े बड़े दार्शनिकों ने लिखे हैं उनको पढ़ें, उनका संज्ञान लें। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, कलाम साहब को देखें, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को देखें, मोदी जी को देखें, गांधी जी को देखें, कैसे किसी विभूतियाँ इस देश में आई, छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी झांसी, और कितने लोग नहीं हैं जिन्होंने देश के लिए क्या किया। कि महाराणा प्रताप जी तो उनकी तो तलवार भी 80 किलो की थी और 80 किलो का उनका जो है ब्लड प्रूफ जैकेट था, लोहे का जो बना होता था। तो 160 किलो का वजन तो वो अपने पास ही लेके चलते थे। जब तलवार फेंकते थे शत्रु पे तो उसका गर्द तलवार के वार से जो है वो शत्रु के सैनिक का, उसके घोड़े के सहित उसका जो है सिर अलग हो जाता था। ऐसे बहादुर देश इस देश में रहे, ऐसे बहादुर लोग इस देश में रहे। तो इस बहादुरों के देश में जो है हम नमन करते हैं इस धरती को कि इतनी पावन धरती में हमें जन्म मिला है। तो इस धरती का मान तो रखें, इस धरती में जीने की संज्ञान तो जिए। बहुत सही, धन्यवाद। बहुत अच्छा मैसेज है आप सभी को और यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल और एडू धन्यवाद टीवी की तरफ एडू से टीवी आपका को भी और आपके इस यूनिवर्सल बिजनेस स्कूल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडू टीवी से मैं पहले भी जुड़ा हूँ, जब मैं देहरादून था। कोशिश है कि जिस प्रयोजन के लिए मैं आया हूँ मैं वो अपना प्रयोजन पूरा करूँ, वो काम पूरा करूँ, अच्छे एक नेक नियति से बहुत बेहतरीन अपनी सेवाएं देके अपना प्रवास वापस जहाँ भी जाना हो वहाँ जाऊँ और एक अच्छा काम करके एक संतुष्टि वाले व्यवहार के अपने आत्मचिंतन के साथ अपने काम के आगे की यात्रा में शामिल हों। धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। थैंक यू। नमस्ते। Thank you so much, Dr. Ranbir Singh. And I would like to thank also Ms. Sonika Agarwal. And I'm sure this conversation will help all the stakeholders of education. And I also request other colleges and universities connect with us. And I would also request all the universities, schools, please connect with us. Thank you. This is Pranav Thakurta signing out.